कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोग निदान के सैंपल पेपर के बारे में। और ये सैंपल पेपर अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम ही बनाया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वही रखे गए हैं। ये हमारा एक क्विक रिवीजन के तौर पे भी होने वाला है और मैं वीडियो में बता दूंगा कहाँ पे आपको ये सैंपल पेपर मिलेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एमसीक्यूज़ की जगह पे मैंने वन वर्ड लिखे हैं ताकि आपको याद भी हो जाए। जैसे सबसे पहला, दोष अधिष्ठान कितने कहे गए हैं। तो दोषों के अधिष्ठान कितने हैं? दो होते हैं। पहला है मानसिक मन और दूसरा होता है शारीर। निदान पंचक के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो क्या क्या आता है? निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। इसी तरह व्यायाम और आहार शक्ति आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? दशविध परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तेल बिंदु परीक्षा किसकी की जाती है। तो मूत्र की तेल बिंदु परीक्षा की जाती है, जब आपने अष्टविध परीक्षा पढ़ा होगा। पूर्व रूप किसका पर्याय है? तो स्थान संश्रय का जो पर्याय है वो है हमारा पूर्व रूप। ठीक है। तो पूर्व रूप किस क्रियाकाल में उत्पन्न होता है? सॉरी, तो आचार्य सुश्रुत ने कौन से स्थान संश्रय में बताया है। ठीक है। प्रभा के कितने भेद कहे गए हैं? प्रभा के 7 भेद कहे गए हैं। और चरक अनुसार उपशय का पर्याय क्या है? तो 7 में। आचार्य चरक ने उपशय को क्या किया? 7 में फूड लो, तो वही क्या होता है? उपशय होता है। इसके बाद ल्यूपस एरिथेमेटोसिस इजन, ये कौन सी डिजीज़ होती है? ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं भप्तानक और अर्धित राजक्षमा संबंधित हैं, तो ये मध्य रोग मार्ग होते हैं। ठीक है। भप्तानक, अर्धित और राजक्षमा ये मध्य रोग मार्ग होते हैं। टी लिम्फोसाइट इज़ अ टाइप ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है। आपने इम्यूनिटी पढ़ा होगा, ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड। तो ह्यूमरल क्या बनाती है? एंटीबॉडीज़। और सेल मेडिएटेड जो हमारे टी लिम्फोसाइट बनाता है। ठीक है। ओज 6 की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। इसके बाद पित्तज नानात्मज विकार कितने होते हैं? पित्तज के कितने होते हैं? 40। वात के होते हैं 80 और कफ के होते हैं 20। विस्तरंस किसका पर्याय है? ओजो व्यापद का जो पर्याय है वो है विस्तरंस। ठीक है। कैरिक साइन किस में देखने को मिलता है? मेनिंजाइटिस में। और अगर सेल के नंबर इंक्रीज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, तो उसको हम कहते हैं हाइपरप्लेशिया। इसी तरह डैश विघात सर्वदोषा परिणाम, सभी दोषों का प्रकोपक कारण क्या है? वो है प्रज्ञापराध। इसके बाद है पापमा या पामा, किसका पर्याय कहा गया? तो व्याधि का पर्याय कहा गया है। ठीक है। व्याधि का दूसरा नाम है इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो व्याधि है उसके कितने भेद किए गए हैं? तो 3 भेद किए गए हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। ठीक है। नॉर्मली ये सार कितना होता है आफ्टर? ठीक है, एक आवर तो होता है 8 से 10 mm। आयतन किसका पर्याय है? आयतन पर्याय है निदान का। सॉरी। ठीक है। तो निदान का दूसरा नाम क्या है? आयतन भी कहा गया है। अब चलते हैं हम शॉर्ट आंसर्स की तरफ। तो 8 ही शॉर्ट आंसर्स रखे हुए हैं इसमें। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए सेल एडप्टेशन। तो सेल एडेप्टेशन किसे कहते हैं और उसके टाइप क्या होते हैं? देखिए, सेल एडेप्टेशन क्या होता है? एक इरिवर्सिबल चेंज होता है सेल के नंबर, साइज, फिनोटाइप, मेटाबॉलिक एक्टिविटी और फंक्शनल के रिस्पांस के इन्वायरमेंट में। मतलब इन्वायरमेंट पे कोई भी ऐसा प्रेशर वगैरह पड़ा सेल पे, कोई ऐसा फैक्टर सेल पे अफेक्ट किया जिसकी वजह से सेल को क्या करना पड़ता है? या तो अपना नंबर या अपने शेप या अपना साइज़ चेंज करना पड़ता है। लेकिन कुछ टाइम के लिए बाद में सेल क्या होता है? अपने वापस इक्वल नंबर में आ जाता है या फिर वो अपने इक्वल साइज़ में आ जाता है जैसा पहला साइज़ था। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सेल एडेप्टेशन। और ये सेल एडेप्टेशन मेनली 5 टाइप का होता है। पहला होता है हाइपरट्रॉफी, दूसरा हाइपरप्लेशिया, एट्रॉफी, मेटाप्लेशिया और डिस्प्लेशिया। तो हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है? जब सेल का नंबर इंक्रीज़ करता है। ठीक है। तो इंक्रीज इन साइज, सॉरी, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है सेल का साइज़। तो इंक्रीज इन साइज़, और जिसकी वजह से साइज़ बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? ऑर्गन का एनलार्जमेंट हो जाएगा। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस बड़ा हो जाता है, बाद में वो अपने, जैसे प्रेगनेंसी होती है तो यूट्रस वापस अपने सेम साइज़ पे आ जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हाइपरट्रॉफी। इसके बाद है हाइपरप्लेशिया। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर जाएँ, तो जो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑर्गन का एनलार्जमेंट हो जाएगा। तो वही प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होगा? यूट्रस तभी तो बड़ा होगा जब उसके अंदर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज बढ़ते हैं। ठीक है। तो इसके बाद है एट्रॉपी। एट्रॉपी का मतलब होता है डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है। तो जब सेल्स का नंबर डिक्रीज करता है या जिसकी वजह से क्या होता है ऑर्गन में, यहाँ आप देख सकते हो, डिक्रीज इन साइज टिश्यू और ऑर्गन क्या हो जाता है? सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल इन्वॉल्व, द एंटायर टिश्यू और ऑर्गन क्या हो जाता है? डेमोनाइज्ड हो जाता है, साइज में छोटा हो जाता है, उसको हम कहते हैं एट्रॉफी। इसके बाद है मेटाप्लेशिया। मेटाप्लेशिया मतलब क्या होता है? एक टाइप के सेल दूसरे टाइप में बदल जाना। मेटाप्लेशिया इज डिफाइंड एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन वन एडल्ट सेल टू विद अनदर फॉर्म टाइप। ठीक है। जैसे कॉलमनर मेटाप्लेशिया। तो कॉलमनर मेटाप्लेशिया में क्या होता है? जो आपके स्क्वैमस सेल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉलमनर सेल्स में। इसी तरह कॉलमनर मेटाप्लेशिया क्या होता है? कॉलमनर सेल अगर किस में कन्वर्ट होगा? स्क्वैमस में, तो कहलाएगा स्क्वैमस मेटाप्लेशिया।
इसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेशिया। आपको पता है जो सेल होता है वो किस पे अरेंज होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अरेंज होता है। तो अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे इरेगुलर फॉर्म में सेल अरेंज है तो उसको हम कहेंगे डिस्प्लेशिया। तो डिसऑर्डर अरेंजमेंट या डेवलपमेंट फ्रॉम बेसल टू सरफेस लेयर, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेशिया। ये क्या होता है, लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी को भी इसको कहा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उपक्षय और अनुक्षय। तो देखिए उपक्षय और अनुक्षय किसे कहते हैं, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उपक्षय क्या कहा गया है, औषध आदि जनित सुख अनुबंध उपक्षय। तो ये क्या कहा गया है कि औषध आहार विहार देश काल आदि से उत्पन्न सुख, मतलब औषध ऐसा लो जिससे सुख उत्पन्न हो, या आहार विहार ऐसा लो जिससे सुख उत्पन्न हो, उसको हम कहते हैं उपक्षय। और या जो रोगों को तत्काल सुखदायक होने के साथ उत्तर काल में भी सुखकारक हो। तो मतलब क्या है कि रोग में पहले तो सुख दे रहा है, ठीक है, रोग के बाद भी सुख देता रहे, वो क्या है हमारा उपक्षय है। आचार्य चरक ने उपक्षय को साथ में कहा है, मतलब ऐसा फूड जो आपके लिए लाभकारी है वो है हमारा उपक्षय, या इसी को हम कह सकते हैं साथ में। तो आचार्य चक्रपाणी के अनुसार उपक्षय का प्रयोग गुणलिंग के ज्ञान उपाय के लिए करते हैं। सुख का अनुबंध अर्थात पश्चात काल में आरोग्य के रूप में सुख उत्पन्न करने वाला उपक्षय है। तो आरोग्य के रूप में हमेशा सुख उत्पन्न करने वाला क्या है, हमारा उपक्षय। तो आचार्य चरक ने उपक्षय के 18 भेद कहे हैं, याद कर रखना, ठीक है। कौन कौन से, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, उभय विपरीत, हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी, उभय विपरीत अर्थकारी। तो 6 तो ये हो गए, और इन 6 के हर किसी के 3 3 भेद कहे हैं। जैसे हेतु विपरीत या हेतु विपरीत में तो औषध आहार औषध आहार विहार, ठीक है। तो इसी तरह व्याधि विपरीत में औषध आहार विहार, इसी तरह उभय विपरीत में औषध आहार विहार। इसके बाद है हमारा अनुक्षय। अनुक्षय क्या है, उपक्षय के जो उल्टा होता है वो है हमारा अनुक्षय। तो अनुक्षय का दूसरा नाम क्या है, व्याधि सामान्य साथ में होता है। तो ये व्याधि के साथ में होता है, हमारे शरीर के साथ में नहीं होता, ये व्याधि को और बढ़ा देता है। अनुक्षय को भी क्या कहा जाता है, उपक्षय की भांति 6 प्रकार बताया गया और 18 भेद किए गए। जैसे यहाँ पे था हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, तो इसी तरह यहाँ पे भी इसका भी हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, उभय विपरीत, ठीक है। तो इस तरह से इसके भी 18 भेद किए गए हैं। पंच निदान में अनुक्षय का संग्रहण, पंच निदान में अनुक्षय को नहीं गिना जाता है। अगर पंच निदान में अनुक्षय को गिन लिया जाए तो षड निदान यानी कि 6 निदान हो जाएंगे। जैसे निदान पूर्व रूप उपक्षय, निदान पूर्व रूप संप्राप्ति उपक्षय अनुक्षय, ठीक है। तो जैसे हमारा निदान पूर्व रूप उपक्षय और संप्राप्ति, ठीक है। तो अनुक्षय अगर काउंट कर ले जाए तो यहाँ पे इसको नहीं वो होगा, ठीक है। इसके बाद जो रोग एक दूसरे से परस्पर मिलते जुलते होते हैं उन्हीं रोगों की ज्ञान उपक्षय और अनुक्षय के द्वारा होता है। मतलब देखो क्या है कि दो रोग ऐसे हैं, दोनों रोग एक दूसरे के जैसे मिलते जुलते हैं, लेकिन उनका ज्ञान किसके थ्रू किया जाता है, उपक्षय और अनुक्षय। जैसे अजीर्ण में, ठीक है, और अम्लपित्त में, तो दोनों लगते एक जैसे हैं। लेकिन अगर अजीर्ण और अम्लपित्त में दोनों उष्ण जल से शुंठी दोगे, शुंठी का चूर्ण दोगे उष्ण जल में, तो अजीर्ण में तो सुख प्राप्ति होगी, लेकिन अम्लपित्त में क्या होगा, लक्षण की वृद्धि हो जाएगी। तो अजीर्ण में जो सुख प्राप्ति है उसके लिए उष्ण जल शुंठी क्या है, हमारा उपक्षय है। लेकिन अगर अम्लपित्त में उसकी वृद्धि कर रहे हैं तो वो होगा अनुक्षय, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है दोष गति और रोग मार्ग। तो दोषों की गति, दोष गति मतलब क्या होता है, दोषों की गति। तो दोषों की गति 2 प्रकार से होती है, पहला है गमनम गति और दूसरा है गमन अवस्था प्राप्तिश्च, ठीक है। तो अर्थात दोषों का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना, वो है हमारा गमनम गति। इसके बाद है गमनम अवस्था प्राप्तिश्च, दोषों का अपनी सामान्य अवस्था में रहकर अधिक या कम होना, अपनी जगह पे हैं लेकिन वहीं पे कम या बढ़ रहे हैं, वो है हमारा गमन अवस्था प्राप्तिश्च। और गमन गति क्या है, अपने स्थान से हटके दूसरे स्थान पे चला जाना। तो दो तरीके की गति बताई गई, पहला है प्राकृत गति और दूसरी है विकृत गति। प्राकृत गति क्या है कि समय अवस्था में रह रहे हैं, ठीक है, तो वह है हमारी प्राकृत गति कर रहे हैं। जैसे वात सारी चेष्टा को कराता है, पित्त आहार का पाचन कराता है, कफ बल और ओज देता है, ठीक है। लेकिन अगर विकृत गति का है, दोषों का वृद्धि क्षय होना, जैसे वात अगर बढ़ जाएगा तो अनेक रोग उत्पत्ति होंगे, मृत्यु होगी, पित्त बढ़ जाएगा तो पित्तज रोग, कफ बढ़ जाएगा तो पापमा और मल जैसे आहार वो रोग देखने को मिलेंगे। इसी तरह त्रिविध गति, 3 प्रकार की गति बताई गई है, क्षय गति, वृद्धि गति और समावस्था। क्षय गति मतलब दोषों का ह्रास होना, कम होना, वृद्धि मतलब दोषों का बढ़ना, सम अपना साम्य अवस्था में रहना। काल कृतकाल के अकॉर्डिंग वात पित्त कफ जो होते हैं हमारे, उनकी संचय प्रकोप किस प्रशमन किस ऋतु में होता है। तो वात का संचय कब होता है, ग्रीष्म और वर्षा शरद में, ठीक है। पित्त का वर्षा शरद हेमंत में, और कफ का संचय जो होता है वो शिशिर में, प्रकोप होता है वसंत में, और प्रशमन होता है ग्रीष्म में। लेकिन यहाँ कफ के बारे में आचार्य वाग्भट ने शिशिर बताया और आचार्य चरक ने हेमंत कहा है। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिविध रोग मार्ग।
तो रोगों के 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है शाखा, मतलब रोग मार्ग, मतलब रोग जहाँ से मूव करते हैं। पहला है शाखा, मर्म अस्थि संधि, और दूसरा है, तीसरा है कोष्ठ। तो शाखा में क्या आ जाता है, हमारी रक्त आदि धातु आ जाती है, त्वचा आ जाती है, मर्म अस्थि संधि आ जाती है, मूत्राशय, शुक्राशय, ये सब हृदय, मूर्धा वगैरह। कोष्ठ में क्या आ जाता है, महास्रोतस, आमाशय और पक्वाशय, मतलब आपके एलिमेंट्री कैनाल, आपके स्मॉल इंटेस्टीन और लार्ज इंटेस्टीन। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सप्त व्याधि वर्णन। तो सप्त व्याधि वर्णन कीजिए, सप्त 7 तरीके की व्याधियों का वर्णन। तो आचार्य सुश्रुत ने 2 टाइप के बताए हैं। पहला तो वातज, पित्तज, कफज। वातज, पित्तज, कफज मतलब एक दोषज, द्विदोषज और सन्निपातज। इसी तरह आचार्य सुश्रुत ने 7 प्रकार का वर्णन किया। जैसे सबसे पहले आदि बल प्रवृत्त। आदि बल प्रवृत्त मतलब अगर दूषित शुक्र और शोणित के संयोग से उत्पन्न होने वाली व्याधि, मतलब माता पिता का शुक्र या शोणित ऐसा था जो दूषित था, उससे जो उत्पन्न व्याधि हो रही है वो कहलाती है आदि बल प्रवृत्त व्याधि, वो कहलाता है आदि बल प्रवृत्त रोग। जन्म बल प्रवृत्त रोग। तो जन्म बल प्रवृत्त मतलब क्या है, गर्भाशय के दौरान, मतलब माता ने ऐसा आहार विहार सेवन किया जिसकी वजह से रोग में जो गर्भ है उसमें उत्पत्ति हो गई, तो उसको हम कहते हैं जन्म बल प्रवृत्त रोग। मतलब जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माता ने ऐसा आहार विहार सेवन किया, उस वजह से जो फीटस में एबनॉर्मलिटीज़ या डिजीज़ कॉज हुई है वो कहलाएगा जन्म बल प्रवृत्त रोग। ठीक है। इसके बाद है दोष बल प्रवृत्त। दोष बल प्रवृत्त मतलब आपने ऐसा आहार विहार सेवन किया, मिथ्या आहार विहार सेवन किया, जिसकी वजह से दोष आपके प्रकोपित हो गए और उसकी वजह से जो रोग उत्पन्न होगा वो कहलाएगा दोष बल प्रवृत्त। अब ये 2 तरीके का होता है, अगर आमाशय में तो कहलाएगा आमाशय समुद्र, और अगर पक्वाशय में हो रहा है तो पक्वाशय समुद्र कहलाएगा। इसी तरह सघात बल प्रवृत्त रोग। सघात बल मतलब अधिक बलवान पुरुष के साथ, ठीक है, युद्ध करने से जो हो जाता है, आघात वगैरह लगने से जो हो जाता है, ठीक है, आघात मतलब चोट वगैरह लगने से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं सघात बल प्रवृत्त रोग। तो जब दुर्बल मनुष्य अपने से अधिक बलवान पुरुष के साथ युद्ध करता है तो उससे जो आघात प्रहार से जो उत्पन्न होता है वो कहलाता है सघात बल प्रवृत्त रोग। इसी तरह काल बल प्रवृत्ति, काल की वजह से जो होता है, जो व्याधि दिन रात ऋतु के अनुसार प्रभाव से उत्पन्न होती है वो कहलाता है हमारा काल बल प्रवृत्त रोग। इसी तरह देव बल प्रवृत्त रोग। देव गुरु के अभिशाप से, तिरस्कार से, ग्रहों के दुष्ट होने से, ये कहलाता है हमारा देव बल प्रवृत्त रोग। इसी तरह स्वभाव। स्वभाव मतलब किसी भी बिना विकृति के जो खुद ही व्याधि उत्पन्न हो जाती है वो कहलाती है हमारी स्वभाव बल प्रवृत्त रोग। बिना किसी विकृति के हुए स्वभाव से ही जो व्याधि उत्पन्न होती है वो कहलाती है हमारी स्वभाव बल प्रवृत्त रोग। आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और ये सीरीज़ भी आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और शेयर भी करना मत भूलना, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपसे, पूर्व रूप का वर्णन कीजिए। तो पूर्व रूप किसे कहते हैं? पूर्व रूप की परिभाषा क्या होती है? पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि। तो व्याधि की उत्पत्ति के पहले जो लक्षण प्राप्त होते हैं वो होते हैं हमारे पूर्व रूप। ये आचार्य चरक ने कहा है। लेकिन आचार्य माधव ने क्या कहा है, कुपित होकर स्थान संश्रय, तो मतलब जो चौथी अवस्था है, स्थान संश्रय को प्राप्त होने के बाद जो दोष लक्षणों को उत्पन्न करते हैं वो कहलाती है हमारी पूर्व रूप। तो चरक के अकॉर्डिंग क्या है कि व्याधि को बताने वाले पूर्व रूप कहलाते हैं। इन्होंने भी यही कहा है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि पहले भाई कौन सी स्टेज, इन्होंने स्टेज भी क्लियर कर दिया यहाँ पे, कौन सी स्टेज है, स्थान संश्रय। इसी तरह वाग्भट ने क्या कहा, दोष विशेष के ज्ञान के बिना ही केवल उत्पन्न रोग जिसमें जिन लक्षणों से जाना जाए, ठीक है, दोष का पता नहीं है पूरी तरीके से कि किस दोष की वजह से व्याधि हो रही है, लेकिन हमें क्या है कि लक्षणों के बेसिस पर हमें व्याधि का पता लग रहा है, उसको हम कहते हैं वाग्भट, उसको हम कहते हैं सॉरी हमारा पूर्व रूप। यह आचार्य वाग्भट ने कहा है। इसके बाद हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत ने दोषों की 6 अवस्थाएं बताई हैं। आपको पता है कौन कौन सी, जिसको हम षट क्रियाकाल के नाम से जानते हैं, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, वैदिक और भेद अवस्था। तो चौथी अवस्था में क्या होता है, जब स्थान संचय होता है तो दोष और दूष्य दोनों मिल जाते हैं। दोष क्या होता है, हमारे वात पित्त कफ, और दूष्य हमारे धातु रस रक्त आदि, ये जब मिल जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वही होता है हमारा पूर्व रूप। जैसे राज्यक्षमा पीड़ित का केश और नख की अभिवृद्धि होना, पता चल जाएगा कि इसको राज्यक्षमा होने वाला है। स्वप्न में अगर वो केश या तो अस्थियों का ढेर देख रहा है या फिर भस्म पर चढ़ता हुआ देख रहा है तो वो समझ जाएगा कि राज्यक्षमा हो रहा है। अब इसके बाद क्या है, पूर्व रूप के 2 भेद बताए गए हैं। पहला है सामान्य पूर्व रूप, इसके बाद है विशेष पूर्व रूप। सामान्य पूर्व रूप मतलब दोष दूसरे की समूर्छना की प्रारंभिक स्थिति में होने वाले पूर्व रूप सामान्य पूर्व रूप कहलाते हैं। मतलब हमें यहाँ पे जैसे दोष और दूसरे दोनों एकदम मिले, उसके बाद जो लक्षण उत्पन्न हो गए वो है पूर्व रूप। इसमें हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअल में कौन सी व्याधि है, ठीक है, तो वातज है, पित्तज है, कफज है, ये नहीं पता चलता। इसमें होने वाली व्याधि का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता, बस हमें पता है कि व्याधि होने वाली है, लेकिन ये नहीं पता चलता वातज व्याधि होगी, पित्तज होगी या कफज होगी। ठीक है, जैसे ज्वर है तो ज्वर होने वाला है, उसमें हमें थकावट महसूस होगी, ये सब चीज़ें महसूस होंगी, लेकिन ये नहीं पता चलेगा ये जो ज्वर होने वाला है वात पित्त कफ की वजह से होने वाला है। तो अगर
इसके बाद है विशिष्ट पूर्व, जिसमें पूरे तरीके से ज्ञान हो जाता है। जैसे अगर वात की वजह से होने वाला है तो हमारी जो पूर्व रूप है उसमें अगर हमें पता लगेगा कि भाई ज्वर वात की वजह से होने वाला है तो इंसान बहुत ज़्यादा जम्भाई लेगा। नैनदा आँखों में जलन होगी तो पता चल जाएगा भाई पित्तज इसको वो होने वाला है, ठीक है। अन्न में अरुचि करेगा तो उससे पता चल जाएगा कि उसका जो पूर्व रूप है वो क्या है, कि वो किसका है, हमारा कफज ज्वर का है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने पूर्व रूप अवस्था में ही ज्वर की चिकित्सा बताई है। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है कि पूर्व रूप की जो चिकित्सा है वो ज्वर अवस्था में ही कर देनी चाहिए। मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया है, ठीक है। वात दोष अगर प्रकोप है तो घृतपान करा दो, पित्त दोष प्रकोप है तो मृदु विरेचन करा दो, और कफ दोष का प्रकोपित हो है तो मृदु उसको वमन करा दो। आचार्य अरुण दत्त ने भी 3 प्रकार के माने हैं, ठीक है। शरीर, मानस और उभय। तो शरीर से संबंधित पूर्व रूप कहलाएंगे शरीर, और मन से संबंधित जो पूर्व रूप होंगे वो मानस, ठीक है। और जो हमारे दोनों से संबंधित होंगे कि मन और हमारे शरीर से, तो वो कहलाएंगे अनुबंध उभय, ठीक है। तो ये था हमारा, किसके बारे में पढ़ा हमने, पूर्व रूप के बारे में। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 6, दोषों की अवस्था बताते हुए वृद्धि और क्षय लिखिए। तो दोषों की अवस्था और उनकी वृद्धि और क्षय क्या होती है। तो सबसे पहले हमें पता है दोष क्या होता है। दुष्यंती थी दोष, जो दूषित करता है वो क्या है, दोष है, ठीक है। तो दोष की अवस्थाएं 2 होती हैं, पहली होती है प्राकृत अवस्था, दूसरी होती है विकृत अवस्था। प्राकृत अवस्था मतलब अपनी स्टेबल फॉर्म में रह के दोष काम कर रहे हैं, वो है हमारी प्राकृत अवस्था। विकृत अवस्था है दोषों का बढ़ना या घटना, ठीक है। तो वृद्धि या क्षय होना विकृत अवस्था। तो जैसे वात वृद्धि में क्या होगा, वात वृद्धि वाक पारिश्रम काश्रय काश्रय का सपूर्ण उष्ण कामिता निंद्रानाश अलबत्वम गान वस्तुम च, ठीक है। सूत्र स्थान में दिया गया है, ये आपने पढ़ा होगा पहले भी फर्स्ट प्रॉप में, कि वात की वृद्धि से क्या होगा, वाक पारुष्य हो जाता है, काश्चर्य हो जाता है, कृष्टता हो जाती है, गात्र सपूर्णम हो जाता है, उष्ण कामिता मतलब उष्ण खाने की कामना होती है, निंद्रा का नाश हो जाता है, ठीक है। बल क्या हो जाता है, अल्प हो जाता है। इसी तरह वात क्षय की वजह से क्या होगा, मंद चेष्टाएं मंद हो जाएगी, बोला नहीं जाएगा, और प्रहर्ष हो, ठीक है, और मूर्ण संज्ञता। इसी तरह पित्त की वृद्धि से क्या हो जाएगा, पित्ताभ भावस्था, ठीक है। तो पित्ताभावस्था क्या होगी, मतलब पित्त जैसा पीले कलर वर्ण बन जाएगा। दहा होगी, संताप होगा, ठीक है। शीत कामितम मतलब ठंडा खाने का दिल करेगा। निंद्रवा, ठीक है। अल्प निंद्रा होगी, ठीक है। मूर्छा होगी। बल हानि, इंद्रिय का बल और इंद्रियों का हानि हो जाएगा, ठीक है। पित्त वीण मूत्र, और जो तुम्हारे मूत्र हैं या नेत्र हैं वो कैसे हो जाएंगे, पीले कलर के हो जाएंगे। पित्त क्षय होगा तो क्या हो जाएगा, मंद ओष्म आग्निता निष्प्रभर्त परभत्वम क्षय, मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारी उष्मा है यानी हमारी जाठराग्नि है उसकी क्षय हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम कफ वृद्धि की बात करते हैं तो कफ वृद्धि में क्या हो जाएगा, शौक के लिए मतलब जो स्किन है वो कैसे हो जाएगी, वाइटिश होने लगेगी, ठीक है। स्थूर्य गौरव गुरुता वगैरह होने लगेगी, निंद्रा आएगी, ठीक है। संधियों में विश्लेषण होने लगेगा। ये सारे सिम्टम्स जो हैं कफ की वृद्धि में देखने को मिलते हैं। अगर कफ की क्षय की बात करें तो कफ की क्षय होगा तो रुक्षता आ जाएगी, दाह उत्पन्न होगी, आमाशय में शून्यता होगी, ठीक है। संधि शिथिलता होगी, ठीक है। और तृष्ण प्यास लगी और दुर्बलता, ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा है दोषों की अवस्था और वृद्धि और क्षय के लक्षण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्याधि नामकरण सिद्धांत। तो देखिए व्याधि नामकरण सिद्धांत किसको कहते हैं। व्याधि नामकरण हेतु आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में वर्णन किया है। तो आचार्य चरक ने जो व्याधि का नामकरण किस तरह से किया जाता है वो सूत्र स्थान के 18वें अध्याय में भी उसमें वर्णन किया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, रोग असंख्य भेद होते हैं, ठीक है। लेकिन इनको क्या करना चाहिए, इसीलिए स्थूल रूप में चिकित्सा करने के लिए उनका नामकरण किया जाता है। भाई रोग बहुत सारे हैं तो लेकिन हमें क्या नामकरण की जरूरत पड़ती है ताकि भाई हम क्या करते हैं कि आसानी से चिकित्सा कर सकें। तो किस तरह से जो व्याधि है उसका नामकरण पड़ता है। पहला है वेदना भेद। तो वेदना के आधार पर, ठीक है, विभिन्न वेदनाओं के आधार पर एक रोग में अनेक भेद होते हैं। जैसे वेदना के आधार पर नाम करना, जैसे शूल या विसूचिका, ठीक है। इसी तरह वर्ण के भेद मतलब उसका कलर कैसा है, अगर पित्त कृष्ण आदि अनेक वर्णों के आधार पर, जैसे पांडु हो गया, ठीक है, श्वेत्र हो गया रक्त में, ठीक है, नील में नीला, ठीक है, मधुमेह के टाइप है रक्त में नील में। इसी तरह निदान भेद, निदान के बेस पे भाई वो भोजन क्या कर रहा है, रात्रि जागरण कर रहा है, दिवस अपने कर रहा है, ये सब, ठीक है। तो या तो क्षय हो सकता है, कास हो सकता है, या आमजा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दिए हैं इसकी। इसी तरह स्थान भेद, जैसे तो दोषों का स्थान क्या, आमाशय पक्वाशय है, इधर इस तरह से। अगर हृदय में तो हृदय रोग, ग्रहणी हो जाएगा, ग्रहणी में अगर प्रेजेंट है गलगंड, ठीक है। योनि में अगर है तो योनि में आपत, उदर में है तो उदर रोग, इस तरह से नाम दे देते हैं। संस्थान कहाँ पे है, ठीक है। एक्चुअल में संस्थान मतलब एक कौन से सिस्टम में है, जैसे हमारे रीनल सिस्टम में तो अश्मरी वगैरह हो गया, शलीपद हो गया, ठीक है। संस्थान का तात्पर्य आकृति विशेष आधार पर रोग है, ठीक है। इसी तरह नाम भेद, नाम भेद मतलब
प्रत्यात्म लक्षण के आधार पर, लक्षण के आधार पर, जैसे राज्यक्षमा शोष को, ठीक है, तो राज्यक्षमा रोग के शोष में होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं राज्यक्षमा कह देते हैं, ठीक है। आधुनिक मत अनुसार किस तरह से हम रोग का नामकरण करते हैं, तो 3 टाइप की व्याधि बताई गई हैं। पहली है उक्त व्याधि, दूसरी है अल्प व्याधि और तीसरी है हमारी अनुक्त व्याधि, ठीक है। उक्त व्याधि क्या होती है, जो व्याधि मतलब जो व्याधि आयुर्वेदिक दर्शनों में एक समान वर्णित है तथा आयुर्वेदिक नामकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब जो मॉडर्न में है वही आयुर्वेद में, और उसमें नामकरण, उसको तुम्हें नाम नहीं देना है कुछ भी, तो कहलाते हैं उक्त व्याधि। जैसे फीवर, तो फीवर आयुर्वेद में भी सेम है, और ज्वर के नाम से, ठीक है। इसी तरह पक्षाघात, पैरालिसिस मॉडर्न में भी है, और पक्षाघात आयुर्वेद में भी सेम है। अर्श मतलब हेमराइड। इसके बाद है अल्प उक्त व्याधि। अल्प उक्त व्याधि मतलब वो व्याधि जिनका आयुर्वेद शास्त्र में केवल लक्षण के बेसिस पे यहाँ पे मिलता है, यानी कि थोड़ा बहुत वहाँ पे मिलते हैं। जैसे हमारा रक्तपित्त की अवस्था में एक अवस्था होती है ग्रंथि रक्तपित्त। ग्रंथि रक्तपित्त जिसको आज तुम कोरिलेट कर सकते हो वीनस थ्रोम्बोसिस के बारे से, ठीक है। इसी तरह अनुक्त व्याधि, अनुक्त व्याधि वो व्याधि जो आयुर्वेद के ग्रंथों में थोड़ा भी वर्णन नहीं है उनके बारे में, ठीक है। जैसे क्लीन फिल्टर सिंड्रोम वगैरह आयुर्वेद में बिल्कुल वर्णन नहीं है, तो उसको हम कहते हैं अनुक्त व्याधि। इसके बाद एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 मॉडर्न से, एक्सप्लेन हाइपर सेंसिटिविटी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपर सेंसिटिविटी किसको कहते हैं, अनडिज़ायरेबल इम्यून रिएक्शन। तो जो हमारी जो हमें चाहिए नहीं होती लेकिन वो इम्यून रिएक्शन वो फिर भी हो रही है, वो है हमारी हाइपर सेंसिटिविटी। ये हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, इसको आप समझ सकते हो एग्जीग्रेटेड प्रोसेस है या इनएप्रोप्रिएट रिएक्शन होती है, ठीक है, जो किसके खिलाफ हो रही है, हमारे हार्मफुल होती है, किसके, हमारे होस्ट सेल के ही लिए हार्मफुल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हमारा हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी कहते हैं। अभी जो एलर्जी है वो 4 टाइप की है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 कैसी होती है, एंटीबॉडी को मीडिएटेड होती है, मतलब इनको एंटीबॉडी कराती है। और जो हमारी टाइप 4 है वो सेल मीडिएटेड। एंटीबॉडी कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट, ठीक है, और सेल मीडिएटेड हमारा होता है टी लिम्फोसाइट। तो टाइप 1 कैसी होती है, ये इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव होती है, जिसको हम एलर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये मीडिएट होती है आपकी IgE एंटीबॉडीज़ में, ठीक है, के थ्रू द एंटीजन दैट स्टिमुलेट कॉल्ड एलर्जन। और ये जो एंटीजन होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं, इनको एलर्जन कहते हैं। और इसमें एग्जांपल हो जाएगा आपका एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा वगैरह। टाइप 2 या इसको हम कह सकते हैं साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें आपकी जो IgM है और IgG एंटीबॉडीज़ हैं वो इन्वॉल्व होती है। ये क्या करती है, IgG और IgM रिएक्ट करती हैं सेल के सरफेस पे, और क्या एक्टिवेट कर देती है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डायरेक्ट डैमेज होता है किसको, सेल के सरफेस को। ये कब पाई जाती देखने को मिलती है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के टाइम पे, ठीक है। इसके बाद टाइप 3, इसको हम कहते हैं ICM हाइपर सेंसिटिविटी। इसको हम इम्यून कॉम्प्लेक्स है हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिएक्शन को टाइम करने में ऑलमोस्ट 3 से 10 घंटे लगते हैं, ठीक है। एंटीजन जैसे है उसके 3 से 10 घंटे बाद स्टार्ट ये हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन क्या करता है, एंटीजन कंबाइन करता है एंटीबॉडीज़ के साथ, ठीक है, सर्कुलेशन में, और क्या बना लेता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या करता है, पॉलीमॉर्फन न्यूक्लियर सेल्स अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन और टिश्यू इंजरी देखने को मिलती है। इसका एग्जांपल जैसे किसमें देखने को मिलती है, टाइप 3 सिस्टेमेटिक ल्यूपस एरिथमेटस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। इसी तरह टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, डिले हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। तो डिले हाइपर सेंसिटिविटी क्या है हमारा, इसमें टी लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है, क्योंकि डिले हो चुकी है थोड़े, तो इसमें एंटीजन एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं रहता। यहाँ पे हमारा डायरेक्टली रोल प्ले करते हैं टी लिम्फोसाइट, और ये स्टार्ट होती है मेनली कुछ घंटे या दिन के बाद, जब आप एंटीजन के उससे में आ चुके हो, जैसे टीबी वगैरह में देखने को मिलती है, ठीक है। तो टीबी वायरस फंगाई, ठीक है, ये सब कहाँ किसके एग्जाम्पल है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जाम्पल हैं, या ग्राफ्ट रिएक्शन वगैरह, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अपने लॉन्ग आंसर्स की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्याधि से आप क्या समझते हैं, इस तरह से व्याधि से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो व्याधि किसे कहते हैं, तो इसकी जो उत्पत्ति है जो विविध प्रकार के दुखों का कारण हो, जो विविध डिफरेंट टाइप के दुख उत्पन्न करता हो या मन में रुझान उत्पन्न करता हो, उसे व्याधि कहते हैं। तो व्याधि की परिभाषा क्या बनती है, जिस कारण से पुरुष में विकार या दुख का संयोग होता है वह क्या है, व्याधि। तो मतलब दुख का उत्पन्न कराने वाली क्या है, व्याधि। तो व्याधि उत्पन्न किस तरह से होती है, आपने कोई भी निदान सेवन किया, उसकी वजह से दोष प्रकोपित हो जाते हैं, दोष प्रकोपित होकर क्या करते हैं, दोष दूष्य मिल जाते हैं, और दोष दूष्य मिलने के बाद क्या करते हैं, लक्षणों की उत्पत्ति करते हैं, और जिसकी वजह से व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है। पर्याय क्या 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 कहे गए हैं व्याधि के, तत्र व्याधि आम्यो गध आतंको यक्षमा ज्वरो विकार रोग इत्य इत्यंत
इत्यनंथांतरम, ठीक है। चरक निदान स्थान के चैप्टर 1/5 में ये श्लोक दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा माउथ में थोड़ा सा अल्सर्स हो रखे हैं, इसलिए थोड़ा जो है ना बोलने में इशू हो रहा है, उसके लिए सॉरी। आमाशय में जैसे इसको आम में कहा गया, तो अधिकांश रोग आम की, ज़्यादातर रोग किसकी वजह से उत्पन्न होते हैं, आम की वजह से उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए इसको कहा गया है आम में कहा गया है। गद्य का अर्थ होता है विष, तो ये विष की तरह होती है, तो इसलिए इसको विष कहा गया है, ठीक है। आंतक मतलब क्या है, कष्टपूर्वक होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आंतक कहते हैं। यक्ष्मा, जिस प्रकार जो हमारा राज्य यक्ष्मा है अनेक रोग युक्त होता है, उसी तरह इसको यक्ष्मा के नाम से जाना गया। ज्वर, ठीक है। मन में क्या करता है, शरीर और मन में संताप मतलब दाह उत्पन्न करता है, इसीलिए इसको ज्वर भी कहते हैं, ठीक है। विकार, धातुओं में विषमता, धातुओं में विकृति आ जाती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं विकार कहते हैं। रोग कहते हैं वेदनाओं का कारण होता है, इसलिए इसको हम रोग कहते हैं। पापमा कहते हैं पाप कर्मों से उत्पन्न होता है, ठीक है। आघात आबाद, कार्य और मन को बाधित करने वाला, इसीलिए हम इसको कहते हैं आबादी कहते हैं। दुख कहते हैं क्योंकि आत्मा आदि को दुख संयोग से ही रोग कहा जाता है, ठीक है, तो इसको दुख के नाम से भी जाना जाता है। अब रोगों का वर्गीकरण आपसे पूछा है, तो रोगों का वर्गीकरण क्या है, आचार्य चरक ने विमान स्थान में बताया, दुख सामान्य और एक सामान्य में, ये बताया सूत्र स्थान में। तो जो दुख सामान्य है मतलब सभी प्रकार की व्याधियों में दुख सामान्य होता है, इसी को हम कहते हैं दुख सामान्य, मतलब कोई भी व्याधि होगी तो उसमें दुख तो होगा ही, तो इसीलिए कहते हैं दुख सामान्यत, ये एक टाइप में क्लासीफाई किया। इसी तरह दूसरा में इसका एक वर्ड में क्लासिफिकेशन किया, एक सामान्यता, सभी रोगों में क्या होती है, रुझा मतलब दर्द सब में, पीड़ा सब में सामान्य होती है, इसलिए क्या कहा गया, रोगों को एक सामान्यत कहा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं रोगों के दो भेद भी बताए गए, जैसे प्रभाव से साध्य है या असाध्य, मतलब क्यूरेबल है या इनक्यूरेबल है, बल के बेसिस पे मृदु है या फिर दारुण, मतलब ठीक है। इसके बाद अधिष्ठान मन में है या शरीर में है। इसके बाद निमित्त, कारण क्या है, सब धातु कारण में आगंतुक मतलब किसी आघात वगैरह लगने से हुआ है या फिर दोष दुष्चय की विकृति से हुआ है। आमाशय, आशय क्या है, आमाशय में है या पक्वाशय में, तो आमाशय तथा अधोभाग को आश्रय बनाकर कफज और पित्तज विकार जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, आमाशय में होते हैं। पक्वाशय में क्या होता है, वातज विकार। इसी तरह हेतु क्या है, आगंतुज है नीज है। हेतु मतलब आगंतुज मतलब बाहरी हेतु है जिसकी वजह से हुआ है रोग, या फिर दोषों की प्रकोपित होने की वजह से हुआ है। क्रिया क्या है, शास्त्र क्रिया की मतलब क्या, किस तरह से उसको क्योर किया जाता है। शस्त्र साध्य मतलब ऑपरेशन सर्जिकल वगैरह से किया जा सकता है, स्नेह आदि द्रव्यों की हेल्प से ही इसको साध्य किया जा सकता है। प्रकृति काल, तो प्राकृत है या विकृत है, ठीक है। इसी तरह सामान्यज और नानात्मज, जो वात आदि दोष में से एक दोष अथवा दो दोष, मतलब जो एक दोष से या दो दोष से या तीन दोष से मिलकर बने होते हैं वो कहलाता है सामान्यज। नानात्मज मतलब जो केवल एक रोग से उत्पन्न होते हैं, चाहे वात से हो या फिर चाहे केवल अकेला कफ से हो, चाहे पित्त से हो, ठीक है। इस तरह से कितने हैं, वात के कितने कहे गए हैं 80, पित्त के कितने कहे गए हैं 40 और कफ के कहे गए हैं 20। इसके बाद है तीन प्रकार के भेद, तीन भेद से, तो कारण के भेद से अगर बात करते हो, नीच है, आगंतुज है, मानस है। मार्ग के बेसिस पे शाखा में है, कोष्ठ में है, मर्म में है। दोष के बेसिस पे अगर बात करते हो, आग्नेय है, सौम्य है, वायव्य है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है, तीन भाग में डिवाइड किया गया, एमसीक्यू भी मैंने बनाया था, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदेविक। इसी तरह अवस्था के बेसिस पे दोष रोग, निदान सेवन से दोष वैषम्य होने के कारण, ठीक है। कर्मज रोग, किसी दृष्ट कारण के बिना उत्पन्न रोग, ठीक है। तो दोष रोग क्या हो गए, निदान की वजह से जो रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसा निदान सेवन किया जिसकी वजह से दोष विकृत हो गए, उसकी वजह से जो उत्पन्न रोग है तो कहलाएगा दोष रोग। कर्म में ऐसा किया, ठीक है, उसकी वजह से कर्मज रोग। दोष कर्मज मतलब आहार विहार और पुनर्जन्म, तो कर्मज में क्या आ जाएगा, पुनर्जन्म की वजह से, और दोष कर्मज में क्या आ जाएगा, आहार विहार भी आ जाएगा और पुनर्जन्म के कर्म भी आ जाएंगे। चार भेद से कितने कहे गए हैं, तो निदान के बेसिस पे अगर बात की, आगंतुज हो सकते हैं, शारीरिक हो सकते हैं, मानसिक और स्वाभाविक। साध्य साध्य के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, सुख साध्य है, किरत साध्य है, व्याप्य है या असाध्य है। इसी तरह सुश्रुत ने तीन अभी मैंने बताया था, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। आध्यात्मिक को फर्दर क्या है, आदि बल प्रवृत्त, जन्म बल प्रवृत्त और दोष बल प्रवृत्त। आदि मतलब माता पिता से जो व्याधि मिली है, ठीक है। जन्म बल प्रवृत्त मतलब रसकृत या दोहृदय, मतलब जन्म बल प्रवृत्त मतलब माता उस टाइम पे आहार विहार ऐसा सेवन कर रही है कि जो फीटस में दोष उत्पन्न कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं रसकृत। दो हृदय मतलब आपने पढ़ा होगा चौथे महीने में दो हृदय उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर दो हृदय की अगर इच्छा पूरी ना की जाए तो जो रोग उत्पन्न होते हैं वो कहे गए हैं यहाँ पे। दोष बल प्रवृत्त मतलब शारीरिक है दोष है या फिर मानसिक दोष है, ऐसा आहार विहार सेवन करने से, ठीक है। जो इसके बाद है अधिभौतिक, अधिभौतिक मतलब क्या है, संघात मतलब किसी शस्त्र वगैरह से लगने से, ठीक है। काल बल प्रवृत्त मतलब ऋतु के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऋतु की वजह से, ऐसी ऋतु चल रही है भाई उसमें डिजीज़ होनी है उसकी वजह से। आदि देविक, देव की वजह से या फिर स्वभाव बल प्रवृत्त मतलब स्वाभाविक जो रोग होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूछा जा सकता है, धातु प्रदोषक विकार का वर्णन करते हुए दोष पाक लिखे। तो धातु प्रदोषक विकार मतलब जो धातु में दोष होते हैं,
तो आचार्य चरक ने रसादि स्रोतस की दृष्टि के समय स्पष्ट किया है कि जो लक्षण धातु के प्रदूषित होने से होते हैं वही लक्षण स्रोत हो, मतलब जो अगर किसी तरीके की दुष्टि स्रोतस में है या फिर किसी तरीके की दुष्टि धातु में, तो वो सामान्य रोग ही उत्पन्न कराएंगे, सामान्य विकार ही उत्पन्न कराएंगे। जैसे रस प्रदूषित विकार में क्या जाएगा, कंपन होगा, शून्यता होगी, दाह होगा, ठीक है। रक्तज रक्त प्रदूषण में जार में क्या होगा, त्वचा का रुक्ष होना, शिराओं में शिथिलता मतलब दुबला होना, अम्ल और शिशिर पदार्थ की इच्छा। मांस धातु प्रदूषक में क्या हो जाएगा, सफीक गंड और ग्रीवा में शुष्कता, मतलब ये हिप्स वगैरह रीजन वाले में दुबलापन होना। मेद धातु क्या हो जाएंगे, पीलिया की वृद्धि होना, संधि शून्यता होना, ठीक है। अस्थि प्रदूषित विकार क्या होंगे, अस्थियों में शूल, दंत, नख, केश का टूटना। मज्जा प्रदूषित विकार हो जाएंगे, अस्थि में छिद्र होना आंखों के सामने। इस तरह शुक्र प्रदूषित विकार क्या होंगे, शुक्र की प्रदूषित होने की वजह से मेड़ और वक्षण में वेदना होना। मैथुन में शक्ति ना होना, शुक्र के से के साथ रक्त निकलना, ठीक है। इसके बाद है दोषपाक। दोषपाक क्या कहा गया कि साम दोषों में संयुक्त आम के पाचन को ही दोषपाक कहते हैं। साम दोष मतलब क्या है, आम युक्त दोष। जब आम मतलब आपको आम हुआ, आम वो आम क्या हुआ, दोषों के साथ मिल गया। अब आपको आम जब ख़त्म कर रहे हो, जब आप आम को ख़त्म कर रहे हो दोषों से, तो क्या लाएगा हमारा दोषपाक, मतलब दोषों का आप क्या कर रहे हो, पाचन, आम का जो पाचन कर रहे हो उसकी वजह से जो दोष सही हो रहे हैं उसको हम कहते हैं दोषपाक, ठीक है। तथा पाचन के उपरांत उत्पन्न निराम दोषों को कहते हैं पक्व दोष। अब भाई हमने जो आम युक्त दोष थे, जब उसमें से हमने आम का पाचन करा दिया, तो उसके बाद जो दोष उत्पन्न हुए वो कहेंगे पक्व दोष। तो यहाँ पे क्या कहा गया, यदि जाठरग्नि मंद हो तो आहार का पाचन और क्या होता है, रोग्य समय नहीं होता, अतः अनंत अपक्व आम रस की उत्पत्ति होती है, जिसे पुष्ट दोष भी साम कहते हैं। तो क्या हो गया, मतलब आम की वजह से जब आम और दोष मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारे साम कहते हैं, कहलाते हैं, ठीक है। दोषपाक का साधन, दोषपाक किस तरह से कराना है, मतलब दोषों को पाक किस तरह कराना है। आपको आम खत्म करना है तो लंघन करा दो, स्वेदन करा दो, काल, ठीक है, भ्रंगन करा दो, इस तरह से। सॉरी, भ्रंगन नहीं कराएंगे हमारा, ठीक है, उसकी फास्टिंग वगैरह करा दो। इस तरह दोष पाक लक्षण, पाक लक्षण मतलब किस तरह पता लगे भाई दोषों का पाक हो चुका है, मतलब आम का पाचन हो चुका है और जिस वजह से दोष पक्व हो चुके हैं। तो जिस दोष को प्रकोपित होने से ज्वर की उत्पत्ति हुई थी उसकी प्रकृति से विपरीत लक्षणों की उत्पत्ति होना, मतलब जिस दोष के आम युक्त दोष था वो उसकी वजह से ज्वर की उत्पत्ति हुई, वो वापस से क्या हो जाए, उसके विपरीत लक्षण उत्पन्न हो जाए। ज्वर का मृदु, ज्वर का कम होना, शरीर में लघुता होना, इंद्रियों का शुद्ध होना, ठीक है। दोषपाक महत्व, दोषपाक महत्व क्या है, किस तरह से बताया गया, संशोधन और संशमन चिकित्सा के साथ में यूज़ किया जाता है दोष का महत्व, ठीक है। अब देखो ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे, जैसे हमारी वीडियोस पे 500 व्यूज़ हो जाएंगे और एटलीस्ट 50 से 100 लाइक्स हो जाएंगे, तब मैं ये पूरी की पूरी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसके बाद है व्याधि क्षमताओं का वर्णन करते हुए ओज 6 की अवस्था लिखी हुई। ये भी देखो, जितने भी सारे क्वेश्चन डाले ना, सारे MCQ जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ डाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये हर बार पूछे गए हैं भाई। इसमें से 100% गारंटी है, 60 to 70 80% तक पेपर फंसेगा। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को व्याधि क्षमता कहते हैं, मतलब जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसको हम कहते हैं व्याधि क्षमता कहते हैं। व्याधि क्षमता का वर्णन कहाँ पे किया है, चरक ने सूत्र स्थान के 28वें अध्याय विविध शीत पित्तीय के अंतर्गत किया है, ठीक है। व्याधि क्षमता दो तरीके का बताया गया, व्याधि बल विरोधी और व्याधि उत्पादक प्रतिबंधक। तो एक तो होती है नेचुरल इम्यूनिटी और एक होती है हमारी एक्वायर्ड या आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, इसके युक्तिकृत भी कहा जा सकता है, तो क्या कहते हैं इसको, युक्तिकृत भी कह सकते हैं। और ये व्याधि क्षमता आहार विहार व्यायाम से उत्पन्न होती है। यह व्याधि और जो हमारी व्याधि उत्पादक प्रतिबंधक है ये जन्मजात से ही मिलती है। जो हमारा प्राकृतिक बल होता है, प्राकृतिक श्लेष्मा होता है, वो 3 टाइप का होता है, सहज, कालज और युक्तिकृत। तो सहज में क्या आ जाएगा आपका, शारीरिक मानसिक फर्दर, ठीक है। कालज में ऋतु अनुसार और व्यय अनुसार, और युक्तिकृत में हो जाएगा योग आहार विहार के अकॉर्डिंग। सहज में क्या है कि मतलब सहज बल जो हमें जो शरीर और मन के अनुसार स्वाभाविक रूप में उससे होता है, ठीक है, वो है सहज बल, मतलब जो हमें मदर से मिला है पहले से ही है हमारे अंदर। कालज मतलब काल के अनुसार, ठीक है, कि भाई आदान काल है तो जो हमारा बल है वो क्या होता है, हमारा कम होता है। इसी तरह हमारा विसर्ग काल है तो बल बढ़ता है, ठीक है। इसी तरह युक्तिकृत बल, योग आहार विहार, तो अगर आप आहार विहार में घृत मांस आदि का सेवन कर रहे हो तो आपका जो बल है वो बढ़ेगा। विहार में अगर व्यायाम वगैरह कर रहे हो तो बल बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह व्यायाम वगैरह कर रहे हो तो या रासायनिक प्रयोग कर रहे हो तो उसकी तरह क्या होगा, आपका बल बढ़ेगा। इसके बाद बल वृद्धिकर भाव, बल को भाव बढ़ाने वाले बल के बढ़ाने वाले कौन कौन से भाव हैं, मतलब आप ऐसे देश में जन्मे हो, ऐसे देश में जन्म लेना जहाँ के लोग पहले से ही बलवान, जैसे पंजाब वगैरह साइड जन्मे हो तो वहाँ पे पहले से ही भाई बलवान लोग मिलता है, तो उस तरह पे
ऐसे कुल में जन्म लेना, ऐसे ख़ानदान में जन्म लेना जो लोग पहले से ही बलशाली थे। काल में जन्म लेना, मतलब आप ऐसे काल में ले रहे हो, विसर्ग काल में जन्म ले रहे हो जो पहले से ही बलवान काल है, ठीक है। उत्तम आहार विहार सेवन करना, शरीर का सुसंगठित होना, मन का उत्तम गुणयुक्त होना, युवा अवस्था होना और व्यायाम आदि करना। इसी तरह व्याधि क्षमता प्रभावित के कारण, तो व्याधि क्षमता को प्रभावित करने वाले कौन है? मर पे उपघात लग जाना, ठीक है। कष्टतम ऐसी व्याधि होगी जो बहुत देर से शांत हो रही है। शिल्पकारी व्याधि है जो जल्दी से फैल रही है, ठीक है। विरुद्ध उपक्रम, तो आप जो बताया गया उसके मिथ्या आहार विहार सेवन कर रहे हो। गंभीर अनुगत, बहुत ज़्यादा गंभीर व्याधि है या बहुत ज़्यादा अतिकृत शरीर है, जो दुर्बल व्यक्ति है, ठीक है, जिनका जो अहितकर विहार सेवन करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था जैसे हमारा वैदिक शब्द। और इसके बाद पूछा था हमसे कि और जो हमारी ओज है उसकी अवस्थाएं बताइए। तो ओज की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहले ओज के बारे में हम बात करते हैं तो आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है कि रस आदि और शुक्र धातुओं का जो सबसे सार भाग है वो क्या है? हमारा ओज है। तो ओज क्षय के निदान क्या हो सकते हैं? मतलब ओज कम किस वजह से होती है? अभिघात, चोट वगैरह लगने की वजह से, धातु का क्षय होने की वजह से, परिश्रम की वजह से, भूख के कारण, चिंता के कारण और शोक और क्रोध के कारण। इसी तरह जो ओज दृष्टि के भाव हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? ओज 3 होते हैं, ठीक है। ओज विंसरण और व्यापत और ओज क्षय। तो ओज विंसरण मतलब क्या है? ओज का अपने स्थान से चलयमान होना, मतलब अपने स्थान से निकल जाना। तो इस वजह से क्या होगा? अंगमर्द होगा, दोषों का स्थान भ्रंश होगा और गात संदन होगा, ठीक है। इस तरह ओज व्यापद, ओज व्यापद का मतलब क्या है कि जो स्वस्थान में ही है, अपनी जगह पे ही है, लेकिन ओज क्या हो रहा है? वहाँ पे दूषित हो चुका है। तो उसकी वजह से क्या होगा? अंगों में जड़ता होगी, शरीर में भारीपन, वातजन्य शोफ, व्रण परिवर्तन, गलानी, अति निंद्रा, आलस्य देखने को मिलेगा, ठीक है। ओज क्षय, ओज का क्षय हो गया तो मतलब अगर छः अर्धंजलि से छः ज़्यादा कम हो गई है ना, आपको पता है ओज का परिमाण कितना है? अर्धंजलि। तो अगर इससे ज़्यादा कम हो गई तो क्या होगा? मूर्छा, मोह, प्रलाप, अज्ञान और मृत्यु हो जाएगी। अब इसकी चिकित्सा कैसे करते हैं? सदैव प्रसन्न रखें भाई, अनुकूल आहार विहार सेवन कराएं और जो हमारे ओज अनुकूल क्रिया हैं, जो ओज को बढ़ाने वाली क्रिया हैं, उनको कराना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। अब इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है लास्ट हमारा, एक्सप्लेन हीमोडायनामिक डिसऑर्डर। हीमोडायनामिक डिसऑर्डर मतलब जो ब्लड के डिसऑर्डर पूछे गए हैं, ब्लड के इम्बैलेंस की वजह से, ठीक है, या ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह की वजह से जो उत्पन्न होते हैं। तो डिसऑर्डर विच आर कॉज ड्यू टू चेंज इन इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, तो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम की चेंज होने की वजह से जो डिसऑर्डर होते हैं वो हमारे हीमोडायनामिक डिसऑर्डर, या हमारे एंडोथीलियल जो है उसके फंक्शन की इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है? जो मूवमेंट है वाटर का वो अक्रॉस द मूवमेंट अक्रॉस द वॉल बढ़ जाता है, कम हो जाता है, उसकी वजह से जो उत्पन्न होते हैं वो हमारा वो जो होता है डिजीज़, वो है हमारी हीमोडायनामिक डिसऑर्डर। इसमें जैसे सबसे पहले एडीमा के बारे में बात कर ले रहे हैं, एडीमा भी इसी वजह से होता है, ठीक है। तो एडीमा में क्या होता है? कॉजेज क्या? इंक्रीज फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल टिश्यूज, जो हमारा इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ हैं, ठीक है, टिश्यूज़ के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे क्या होना? फ्लूइड का फिल्ड होना। अब फ्लूइड किस वजह से फिल्ड हो सकता है? या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, मतलब जो इनसाइड द है, ठीक है, वो प्रेशर बढ़ गया है, या फिर हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है या ऑनकोटिक प्रेशर है, मतलब जो प्रोटीन वगैरह लगा रहे हैं बॉल के ऊपर, वो कम हो गया है, सोडियम रिटेंशन होने लगा है या इन्फ्लेमेशन वगैरह है, तो उसकी वजह से क्या होगा? एडीमा देखने को मिलेगी। अब एडीमा कितने टाइप की होती है? डिफरेंट टाइप की होती है। एनएसआर का, जिसको हम जनरलाइज एडीमा कह देते हैं। डिपेंडेंट एडीमा मतलब फेलियर, हार्ट फेलियर वगैरह की वजह से। रीनल एडीमा किस वजह से हो सकती है? किडनी वगैरह की। पेटिक एडीमा क्या हो सकती है? फिंगर शेप डिप्रेशन, जैसे आपने दबाया तो वहाँ पे निशान छोड़ दे, तो वो कहलाएगी हमारी पेटिक एडीमा। इसी तरह हाइपर ईमिया और कंजेशन, ये भी क्या है? मेनली हमारे डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है? जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाता है, या और प्रेशर जो है ब्लड का वो इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से जो हमारा कैपिलरीज हैं उनमें क्या हो जाता है? वहाँ पे डायलेशन देखने को मिलता है। इसी को हम कहते हैं हाइपर ईमिया और कंजेशन। इसके बाद है हीमोरेज। हीमोरेज क्या होता है? जो हमारा ब्लड है उसका हमारी जो वॉल वगैरह है उसमें रप्चर होने की वजह से जो ब्लड है वो बाहर आना, ठीक है, उसको हम कहते हैं हीमोरेज। अभी हीमोरेज डिफरेंट टाइप का, जैसे हीमेटोमा। हीमेटोमा क्या? छोटे छोटे निशान, हीमेटोमा सॉरी, ब्लड कहाँ पे है? टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अभी हीमेटोमा में अगर आप देखोगे ना, पेटाकिल हीमेटोमा देखने को मिलता है। जैसे अगर 102 mm के छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे बारीक बारीक निशान देखने को मिल रहे हैं, रेड रेड देखने को मिलता है हीमोरेज, तो वो कहलाएगा हमारा पेटाकिल। परप्यूरा मतलब क्या है? थोड़ा 3 mm से ज़्यादा बड़ा हो तो वो क्या है? परप्यूरा, ठीक है। बड़े बड़े निशान देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे ब्लड की मतलब निकल के आ चुका है, बाहर ही आए थे। इसी तरह एकाइमोसिस मतलब क्या है? लार्जर देन 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब ये ब्रेन हेमरेज में भी देखने को मिलता है। ब्रेन हेमरेज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। इंटरसेरेब्रल हेमरेज मतलब जो हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उनके बीच में अगर वहाँ पे ब्लड देखने को मिल रहा है तो वो कहलाएगा इंटरसेरेब्रल हेमरेज। अगर हमारी लेयर्स हैं, जो ब्रेन की लेयर है, सब एराकनाइड हेमरेज कहलाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? सब एराकनाइड हेमरेज, मतलब ड्यूरामेटर एराकनाइड और पेरामेटर की रप्चर होने की वजह से वहाँ पे, या फिर ब्लड वहाँ पे ब्लड का कोगुलेशन हो रहा है, ठीक है, ब्लड एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो वो कहलाएगा हमारा सब एराकनाइड हेमरेज। इसी तरह थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेशन एक्टिवेशन ऑफ
इनएप्रोप्रिएट एक्टिवेशन ऑफ नॉर्मल हीमोस्टैटिक प्रोसेस। अब तुम्हें पता है ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है हमारी बॉडी में, तो जिसको हम क्लॉट कहते हैं, लेकिन अगर वो इम्प्रॉपर वे से हो रहा है, ठीक है, तो इम्प्रॉपर एक्टिवेशन हो रहा है, इनएप्रोप्रिएट एक्टिवेशन हो रहा है, उसको तुम कहेंगे वहाँ पे थ्रोम्बस, मतलब क्लॉट बन जाना, ठीक है, सिंपल से समझ सकते हो। इसके बाद है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म मतलब क्या होता है, वही क्लॉट जो हमारा थ्रोम्बस वगैरह बना, वो अगर हमारे ब्लड में या ब्लड वेसल्स में देखने को मिल रहा है, या फिर वो चाहे वो सॉलिड की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, गैसेस की फॉर्म में, कुछ भी हमारे ब्लड के अंदर देखने को मिल रहा है, वो ब्लड की फ्लो को रुका रहा है, वो कहलाता है हमारा एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म में क्या है, डिटैच इंट्रावेस्कुलर सॉलिड, ठीक है, इंट्रावेस्कुलर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, जो हमारे ब्लड में कैरी कर रहा है, ठीक है, वो है हमारा एम्बोलिज्म। अब ये एम्बोलिज्म डिफरेंट टाइप का, फैट एम्बोलिज्म, गैस एम्बोलिज्म और एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म मतलब माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे फैट के ग्रेन्यूल्स देखने को मिल जाए आपको, तो वहाँ पे वो सर्कुलेशन में रुकावट कॉज करते हैं, ठीक है। जैसे लार्ज बोन के फ्रैक्चर्स में क्या होता है, जो फैट है तो वो वहाँ पे डॉट डॉट देखने को मिलते हैं, ठीक है। गैस एम्बोलिज्म मतलब गैस का वहाँ पे देखने को मिल जाए, ठीक है, उसकी वजह से जो हमारा ब्लड है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए सर्कुलेशन में। इस तरह एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, एमनियोटिक फ्लूइड मतलब क्या है कि जो मदर का सॉरी फीटल का फ्लूइड्स है, उसकी वजह से क्या होना, सर्कुलेशन में अगर गलती से आ जाए तो वहाँ पे सर्कुलेशन में क्या कराएगा, रेस्ट्रिक्शन कॉज कराएगा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, हमें एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म देखने को कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद है शॉक। शॉक क्या होता है, मेनली एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन को प्रॉपर तरीके से रिसीव नहीं कर पाती, और किस वजह से रिसीव नहीं करेगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तभी रिसीव नहीं करेगी जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा, ठीक है। तो टाइप कितने होते हैं इसके, 3 टाइप बताए गए, कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक और सेप्टिक शॉक। यहाँ पे डिफाइन नहीं करना है इनको, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन पूरा पहले ऑलरेडी हमारा हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए ना, वो सारे प्रॉपर तरीके से लिखे हुए हैं, 4-4 5-5 लाइन में, पेजेस में, जितना जितना आपको लिखना है, आधा पेज 2 पेज किस तरह से लिखना है, ठीक है। तो ये हमारी जो मैंने अभी बताया, जैसे आपको, जैसे हमारी वीडियो पे 500 व्यूज़ हो जाएंगे और हमारे 50 से 100 सब लाइक हो जाएंगे, ठीक है, वैसे ही मैं आपको टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाके लिंक वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू।